स्कूल लेक्चरर 4/8/2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन था ओजोन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आप एक चीज़ तो याद रख रहे होंगे, बार बार कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक ओजोन परत, एक आप ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, और दूसरा एक और है आपका अम्ल वर्षा। ये मतलब इसके क्या है, एक बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं तीनों, तो इनके बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए आपके पास। तो बताइए ओजोन के बारे में कौन सा कथन गलत है। वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है, तो ये बात तो सही है। क्षोभ मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है। चलो देखेंगे इसको। समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। अब बताओ समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी कैसे हो सकती है। तो आपका उत्तर यही हो जाएगा, यही गलत है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो इसका होता है डॉप्सन। उत्तर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है। तो ये तो सबको पता ही होगा, ओजोन परत का क्या काम है, परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करना, हमारी सुरक्षा करना पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है। तो चर्म कैंसर, जलवायु में परिवर्तन, पौधों द्वारा उत्पादन में कमी, परावैंगनी सी विकिरण में वृद्धि। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, बट जब ये प्रत्यक्ष की बात कर रहा है तो मुख्य रूप से जब परावैंगनी किरणें धरती पे ज़्यादा आएंगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही उसमें सम्मिलित हो जाएंगी। तो आपका ओवरऑल हम कह सकते हैं डी उत्तर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन परत पाई जाती है। तो ये समताप मंडल है, बिल्कुल याद रख लें आप, थर्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो ग्रीन मतलब देखो पेड़ पौधे समझ जाओ, और मफलर का मतलब होता है जैसे कि सड़क पर दोनों तरफ से अगर पेड़ लगा दिए जाएँ तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपको मफलर लगा दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या मृदा प्रदूषण, या जल प्रदूषण। तो आपका क्या होगा, इसमें क्या है, ध्वनि को रोकने के लिए ये किया जाता है काम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलडीसी में पूछा गया था। इसका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, बिल्कुल सही उत्तर। 11 जनवरी 2021 को वन प्लानिट समिट कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो वन प्लानिट समिट कहाँ पर आयोजित की गई थी, टोक्यो, पेरिस, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क। हाँ सही है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आई थिंक मैं समझता हूँ फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा नहीं यही सही है। ओह सॉरी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैंने फेडरेशन कर दिया, फेडरेशन नहीं है, फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। तो इसमें आपका वृक्ष, जंतु, घास और शैवाल। भाई मेरा तो कभी गलत नहीं होगा क्योंकि मेरे जस्ट ये पेपर हुआ था एलडीसी में नहीं, अभी ये किसी और पेपर में भी पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा शैवाल, ठीक है। अगर देखो PYQ करके जाते तो ये क्वेश्चन प्लस हो जाता, उसमें माइनस नहीं होता। तो हमने पहले थ्योरी पढ़ी, बट अभी हम ये पढ़ रहे हैं, और यही होना चाहिए पैटर्न तो। पर फिर भी जो थ्योरी के लिए टाइम नहीं है तो आप PYQ क्वेश्चन लगाते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा जब टाइम कम है। तो गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था। तो जब भी गेंडा आ जाए तो इसका मतलब हो गया ये आएगा आपका असम में। असम में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, राइनोसॉर्स बोलते हैं ना इसको अंग्रेजी में। तो इसका गेंडा, तो ये हो जाएगा आपका असम से संबंधित है ना। काजीरंगा यानी असम एक सींग वाले गेंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यहीं से ये परियोजना शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था। जैव विविधता 22 मई। उत्तर क्या हो जाएगा, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस, तो ये होता है 22 अप्रैल। और एक और याद रख लें आप, 22 मार्च को होता है आपका क्या, जल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो ये गांगे डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा में पाया जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। यह क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किनसे संबंधित है। ये ओजोन परत की सुरक्षा, ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, या जैव विविधता से संबंधित है, या फिर आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो आपका उत्तर या तो ओजोन वाला हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका उत्तर इसमें, या इसमें उत्तर क्या हो सकता है आपको बताओ। मेरे हिसाब से तो या तो ओजोन वाला होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आपका ग्रीन हाउस। बताओ तो क्या होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जब भी बात की जाए तो आप इसमें ग्रीन हाउस गैसों के निकास के कम करने से संबंधित मैं तो इसके साथ जाना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC का एक अणु कितने ओजोन अणु को नष्ट कर सकता है। क्वेश्चन पहले आ चुका है, करीब 1 लाख, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है फिर से, या तो ये किसी पेपर में रिपीट हुआ है, या फिर हो सकता है ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है टाइपिंग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोंटाना, USA। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं इनके डायनासोर्स के। कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक, तो ये तो सबको पता है, पेनिसिलिन ही इसका उत्तर है। झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर, कोशी स्तर कौन सा है। तो जब झील की बात की जाए तो आपको पता है पादप प्लवक तो क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं, प्राथमिक स्तर होता है ना, और इनको खाने वाले कौन होते हैं, प्राणी प्लवक। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ज़ूप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। तो ये क्या करता है, फ्लाई एश होता है। कोयले के जलने से बारीक राख उड़ती है जिसे फ्लाई एश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। उपरोक्त सभी 1 2 3 4, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट पुनर्चक्रण।
तो आपके इसमें हो जाएंगे सभी, उत्तर में डी ए लगा दूँ, उपयुक्त सभी। ओके। निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो जैव विविधता के लिए संकट ग्लोबल वार्मिंग और आवास का विखंडन बिल्कुल हो सकता है। शाकाहार को प्रोत्साहन, इसका तो देखेंगे चलो, केवल 2 और 3, और ये कह रहा है 1, 2, 3, यानी ग्लोबल वार्मिंग, आवास विखंडन और विदेशी प्रजातियाँ। तो ये जो बी जगह है ना, शाकाहार को प्रोत्साहन, इस जगह पे थोड़ा सा आप क्या लिख लेना, ये विदेशी प्रजातियाँ, ठीक है, यानी तीनों ही कारण हो जाएंगे आपके, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। शाकाहार को प्रोत्साहन ये नहीं है ऑप्शन में, गलत मिस्टेक हो गई है इसमें। मेलेनोमा त्वचा कैंसर का मुख्य कारण पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी और पराबैंगनी किसकी वजह से आ जाती है? ओजोन परत में क्षय की वजह से। तो आपका हो जाएगा इसमें ओजोन अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टियन प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ओजोन परत को नष्ट करने से बचाने के लिए। तो ये दोनों याद रखना, एक प्रोटोकॉल और आया था इससे पहले, उसमें तो क्या उत्तर था आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसमें क्या है आपका? ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर रोक, ठीक है, तो ये याद रखना आपका। अच्छा, इसमें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वो आया था ग्रीन हाउस गैस प्रभाव वाला, याद रहेगा ना आपको। तो पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक व जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखो, ये तो आपको पता ही, प्रदूषण कहलाएगा ये। वायु में अगर अवांछनीय परिवर्तन आ रहा है तो वायु प्रदूषण, ऐसे ही जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य रूप कहाँ स्थित होती है? अजय तो दोबारा आ गया, समताप मंडल कहाँ है इसमें? सेकंड, धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। CFC का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, गाड़ियों में, कपड़ों में, खेतों में। तो उत्तर हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसकी तो हाँ, इसका तो है अंटार्कटिका में की गई थी, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? ये 1985, फॉरमैन। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी मोटाई की यूनिट क्या होती है? डॉप्सन, याद रह जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व जैव विविधता दिवस, ये फिर से आया, IDB कब घोषित किया गया था? तो ये 22 मई, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है आपका। ये थोड़ा सा याद रखें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नैरोबी सम्मेलन के बाद इसे 22 मई को मनाना शुरू किया गया था। नैरोबी सम्मेलन, याद रह जाएगी। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सर्वाधिक प्रभावी गैस कौन सी है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क्या? बोलो, ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावी कौन है? तो आपका CO2 है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावी हो ना, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति फायदेमंद है क्योंकि? तो वायुमंडल में तो पता ही आपको, पराबैंगनी किरणों से आपकी क्या करती है? सुरक्षा करती है, से। तो उत्तर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विश्वव्यापी उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? रीट एल्टो शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2025 में। तो बताइए क्या होगा? वन उन्मूलन को बढ़ाकर, वृक्षारोपण को कम करके, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके, या जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को बढ़ाकर? तो बताइए, पहले और दूसरे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से बताइए। तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके क्या किया जा सकता है? इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि कार्बन पदचिह्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में मात्रा बढ़ने पर होता है? तो ये तो सिंपल सा उत्तर है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है उसे ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, 14% के लगभग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है, मीथेन होती है इसमें 20%। तो उत्तर हो जाएगा आपका C, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? तो नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 20 के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन आपका नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी होते हैं? अम्ल वर्षा की बात हो और सल्फर का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो सल्फर किसमें, पहले तो ये देख लो, लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो उत्तर हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो बताइए, ये आ गया ना, सल्फर के ऑक्साइड घुलने से ही क्या हो जाता है? पानी अम्लीय हो जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका C, H2SO4 होता है, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान होता है, देखिए एक ही अम्ल वर्षा से मतलब कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका होता है, अम्ल वर्षा का pH जो है 5.6 से कम होता है। RVSC की बुक, NCERT की बुक चलती है, इसका नाम है, 9th क्लास में है ये, 9th या 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम यानी कि स्मॉग का कारण क्या है? तो अम्ल धूम SO2 या परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में NO2 अदग्ध हाइड्रोकार्बन, या CO2 SO2 या NO2 प्लस जलवाष्प। तो बताइए क्या होगा उत्तर? 1 2 3। तो उत्तर हो जाएगा आपका B, परावैंगनी किरणों की उपस्थिति। संगमरमर के मलिन होने की घटना किसके कारण होती है? तो ये पता ही है आपको, बहुत ट्रेंडिंग में रहता है आपका ताजमहल। ये होता है अम्ल वर्षा की वजह से, हाइड्रोजन की वजह, हाँ वो क्या कहते हैं उसको, सल्फर की वजह से, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल।
CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है। तो बताइए CFC में क्या नहीं होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ये सभी? तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना होने के कारण ये बहुत अधिक स्थिर होते हैं और सीधे समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितने % वृद्धि हुई थी? तो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये 2020 की बात है। तो इसका तो अपडेट आप देख लेना, अपडेट में अभी क्या है, लेकिन उस समय पर इसका उत्तर था आपका 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक का मानवीय सोर्स नहीं है? तो जल प्रदूषण के लिए मानवीय सोर्स घरेलू बहिस्राव बिल्कुल होता है, औद्योगिक बहिस्राव, हुमस पदार्थ या बहितमल। तो हुमस क्या होता है? हुमस तो पेड़ पौधों और सड़ी गली जो वनस्पति होती है उससे बनता है, तो ये इसका नहीं होगा। निम्नलिखित में से अक्षय ऊर्जा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो अक्षय ऊर्जा में तो आपका सूर्य ही आएगा, मतलब सूरज का प्रकाश, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, तो प्रोटीन के लिए आपका होगा आपका लोहा, निकेल, नाइट्रोजन या बोरोन। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन। आपको पता ही होगा जो प्रोटीन है वो आपको सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? दालों से मिलती है। और दालों का पता ही है, दालों का जो आपका पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें क्या होता है? राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का ही तो स्थिरीकरण करता है, तो नाइट्रोजन को किसमें बदलता है? प्रोटीन में और अमीनो अम्लों में बदलने का काम करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका उत्तर नाइट्रोजन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, प्रोटीन और अमीनो एसिड का मुख्य आधार नाइट्रोजन ही है। प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण यानी पार का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो पौधे करते हैं 10%। तो 10% के लिए अब आप इसमें क्या करोगे? 2 से 10% करना ज़्यादा ठीक रहेगा। उत्तर नंबर डी बिल्कुल सही बात है। जैव विविधता से संबंधित सही कथन है, तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, जब आप भूमध्य रेखा की तरफ जाओगे तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी, और जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। जैव विविधता का मतलब सीधा सीधा होता है विभिन्न प्रकार की वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धता और लाभ साझेदारी का नगोया प्रोटोकॉल किसके अंतर्गत अंगीकार किया गया था? पशु परिचर 2024 का क्वेश्चन है ये, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज या नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या जैव विविधता संधि CBD। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, जैव विविधता संधि के अंतर्गत ये किया गया न्याय संगत वितरण के लिए है। किसी समुदाय में पोषी स्तर के संबंध में मात्रात्मक नियम प्रदान करने वाला पहला प्रयास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? 2024 स्टेनोग्राफर। तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा? पोषी स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कहते हैं 10% ऊर्जा हर एक स्तर में जाती है, 90% यूज कर ली जाती है, तो वो तो लिंडमैन ने कहा था। ठीक है, लेकिन ये बात आ रही है पोषी स्तर के संबंध में मात्रात्मक नियम प्रदान करने वाला पहला नियम दिया था। तो इसमें याद रख लेना, पहला से ए फॉर पहला वर्ड होता है तो एल्टन याद रख लेना इसमें, चार्ल्स एल्टन। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा को मात्रात्मक रूप में पेश किया था इन्होंने। ये है आपका लास्ट फाइनल क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के अनुसार IND-AQ 101 से 200 की सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी किसमें आती है? तो ये आती है आपकी मध्यम में। अब इससे आप ये याद रख लें कि 100 से नीचे वाली कैसी होगी? अच्छी मानी जाएगी, और 200 से ऊपर वाली आपकी घटिया मानी जाएगी। ठीक है, तंत्र के संबंध में लिंडमैन के 10% नियम का मुख्य नियतार्थ क्या है? ठीक है, उत्तर है आपका अपघटकों का सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शाकाहारी जीवों में ऊर्जा का प्रवाह सबसे कम होता है, प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा का क्षय होता है, या उपभोक्ता उत्पादक में 10 गुना अधिक वृद्धि प्राप्त होती है, 10 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखें, लिंडमैन ने कहा था कि जब भी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो वहां केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। 90% ऊर्जा क्या होती है? श्वसन और अन्य क्रियाओं में क्या हो जाती है? वो यूज हो जाती है, ऊष्मा के रूप में वो बाहर निकल जाती है। तो चले नेक्स्ट आगे। इस क्वेश्चन पे निशान पहले से लगा हुआ था, बाकी हम आगे वाले क्वेश्चनों को आप खुद को पढ़ सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन को अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है? RPSC LDC 2014 में क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, ये यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन ये क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा के स्तर पर, यानी कि प्रकाश जितना मतलब गहराई में जाएंगे तो उतना ही प्रकाश क्या है? कम पहुंचेगा नीचे। उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है? इनको इन स्तरों को बनाया गया है इसमें। तो जोन की बात कर रहा है, यूफोटिक जोन तो होता है ऊपर और एफोटिक जोन होता है नीचे। तो इसका मतलब ये किस पर आधारित होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? याद रखें, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि आपके जितने भी पिरामिड बनेंगे ऊर्जा के, वो सब इसके पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जो पिरामिड बनेंगे वो सब उल्टे बनेंगे, केवल ऊर्जा के पिरामिड को छोड़कर। ऊर्जा का पिरामिड बनता है सीधा। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है जैव भार का पिरामिड कैसा होता है तालाब का, तो आप इसमें उत्तर देंगे उल्टा। ठीक है, इसका कारण है मछलियों और अन्य उपभोक्ताओं का कुल वजन सूक्ष्म पादप प्लवकों से अधिक होने के कारण यह उल्टा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी सक्सेजन में चरम अवस्था यानी क्लाइमैक्स स्टेज का क्या अर्थ होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण में तो जो चरम अवस्था होती है तो उसका मतलब होता है पारिस्थितिकी के अंदर अगर कोई जो आपका समुदाय है या कोई कहे पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई भी तंत्र है आपका, उसमें अगर स्टेबिलिटी आ गई है, यानी कि उसमें बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है, एक जीव दूसरे एक चीज़ की बजाय 4 चीज़ों पर डिपेंड है, तो वो क्या है संतुलन में आ चुका है, यानी कि उसमें जीने की उसमें जीवन की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ पर डिपेंड होगा तो वो चीज़ खत्म हो गई तो वो जीव की क्या है प्रजाति में मतलब नष्ट होने की संभावना रहेगी। 2024 स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्या है इसका। पर्यावरण के साथ संतुलन और स्थायी अवस्था, आई थिंक मैं समझता हूँ सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। प्रारंभिक अवस्था नहीं होती, क्लाइमैक्स हमेशा एंड में होता है। समुदाय की सबसे अस्थिर अवस्था, अस्थिर तो बिल्कुल नहीं होगा। केवल जलीय तंत्र में होने वाली अवस्था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। यह वह अंतिम अवस्था है जहां समुदाय जलवायु के साथ पूर्ण संतुलन बना लेता है। जैविक आवर्धन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक किस पोषण स्तर के जीव में देखा जाता है। क्या कह रहा है, जैविक आवर्धन सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाएगा। हम जानते हैं कि जो जीव किसी दूसरी चीज़ को खाता है तो उसके अंदर क्या होता है, विषाक्त मतलब जो है कहते हैं खराब चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड होती रहती हैं, उसकी बॉडी में इकट्ठी होती रहती हैं, उसी को कहते हैं विषाक्तता, जैविक आवर्धन। ठीक है, तो बताइए प्राथमिक उपभोक्ता होंगे या अपघटक होंगे या शीर्ष उपभोक्ता होंगे या उत्पादक होंगे। यानी कि जितना पीछे की तरफ जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, वहाँ पे विषाक्तता मिलेगी, मतलब जमा हो जाएंगे संचय पदार्थ, क्योंकि वो जमा हुए को फिर से खा लेता है। मतलब मान लो एक पादप है, पादप के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं खराब, अब हमने उसको खा लिया तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत विषाक्तता जमा हो जाएगी, फिर हमको जो खाएगा उसके अंदर वो विषाक्तता ऑलरेडी चली जाएगी तो वो उसके अंदर और ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर भी आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, आपको लग रहा होगा इसका उत्तर अपघटक है क्योंकि वो लास्ट में आते हैं। लेकिन अपघटक क्या करते हैं, केवल उसका डिकम्पोजर है, यानी कि उन कार्बनिक पदार्थों को केवल तोड़ने का काम करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा शीर्ष उपभोक्ता, यानी कि जो लास्ट में आता है ना वो आपका होगा, यानी कि अपघटक से जस्ट पहले वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला के अंत में सबसे अधिक सांद्रता में जमा होते हैं पर अपघटक को छोड़कर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ऊर्जा पिरामिड किस भौतिकी नियम का पालन करते हैं। तो ऊर्जा पिरामिड जो है आपके ऊष्मागतिकी के किस नियम का पालन करते हैं, भौतिकी के किस नियम का पालन करते हैं, तो ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करते हैं, पहले और दूसरे नियम का पालन करते हैं। जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो वहाँ क्या होता है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है। केवल 90% ऊर्जा तो क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है, मतलब श्वसन में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें वो यूज हो जाती हैं। केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में पहुँच पाती है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का नियम। नेक्स्ट है आपका जलीय अनुक्रमण में नरकुल अनूप यानी कि रीड स्वयं अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। तो जलीय अनुक्रमण की बात कर रहा हूँ, नरकुल अनूप की बात पूछ रहा है कौन सी अवस्था आती है। तो आप इसको याद कर लें भाई डायरेक्टली, कच्छ शाद अवस्था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यही होगा कच्छ, यानी कि मार्स मीडो अवस्था आती है। ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। दलदली क्षेत्र के बाद घास और छोटी वनस्पतियों वाली अवस्था आती है और इसको क्या कहते हैं हम, नरकुल अनूप अवस्था के बाद आने वाली अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य जाल यानी फूड वेब और खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में क्या अंतर है। अब आप बताओ, खाद्य जाल मतलब जाल बना हुआ है, यानी कि एक चीज़ को खाने वाले क्या है, मतलब 10 चीज़ें होंगी एक व्यक्ति के खाने के लिए, तो वहाँ जाल बन जाता है, ये इसको खाएगा वो उसको खाएगा, उसके अलावा वो किसी तीसरे को खा सकता है, चौथे को खा सकता है। समझो बात को, जैसे कि आपका मोर है, मोर आपका कीड़े मकोड़ों को भी खा सकता है ना, सांप को भी खा सकता है, ऐसे मतलब एक ही उपभोक्ता कई सारी चीज़ों को खा सकता है, तो इसे कहते हैं वहाँ जाल बन जाता है। लेकिन अगर केवल क्या बननी है, सीरीज बननी है कि भाई घास को केवल हिरण खा सकता है, ठीक है, अब हिरण और किसी चीज़ को नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता ना वो, तो फिर यहाँ जाल नहीं बनेगा, यहाँ एक श्रृंखला बन जाएगी। अगर सीधा जा रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, मतलब मान लें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसके ऑप्शन नहीं है खाने के लिए, तो वो श्रृंखला होती है। जाल क्या होता है, जाल समझ गए होंगे आप, एक ही उपभोक्ता के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए हों। तो इसका बताओ क्या पूछ रहा है, मुख्य अंतर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जाल अधिक स्थिर होता है। जाल अधिक स्थिर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर उसको जो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए वो स्थिर होगा, मैंने स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें, क्योंकि एक चीज़ खत्म भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस प्रजाति पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। वन पारिस्थितिकी तंत्र में स्तरीकरण यानी स्ट्रैटिफिकेशन का क्या अर्थ है। आरपीएससी एलडीसी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो पौधों का क्षैतिज फैलाव, मिट्टी की विभिन्न परतें, विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण या जीवों का प्रवास। वन पारिस्थितिकी तंत्र में स्ट्रैटिफिकेशन क्या क्या अर्थ है, तो आपका बताओ क्या होगा, विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण। वन पारिस्थिति में क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों को क्या है, उनके स्तर बना दिए गए हैं। जैसे कि आपका पेड़ पौधे हैं, उनको एक अलग स्तर में रखा गया है, वनस्पति आपकी जो घास है उसको अलग स्तर में रखा गया है, और आपकी जो झाड़ी वगैरह है उनको एक अलग स्तर में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें का कारण हो जाएगा विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, लंबाई के आधार पर घास, झाड़ी और ऊंचे पेड़ों का अलग अलग परतों में होना स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसमें पेड़ कहाँ आते हैं, सबसे शीर्ष पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, प्रकृति के अपमार्जक किसे कहा जाता है, यानी कि ये होते हैं आपके डिकम्पोजर यानी अपघटक, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जलीय पारितंत्र में नेट प्राथमिकता उत्पादक यानी एनपीपी सबसे कम कहाँ होती है। यानी कि प्राथमिक उत्पादकता का मतलब होता है जो उत्पादक हैं वो कम से कम मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो वो कहाँ कम होगा, वहीं कम होगा जहाँ पर प्रकाश सबसे कम होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा इसके हिसाब से बताओ, ज्वारनक मुख या फिर उथली झीलें या गहरा समुद्र, प्रवाल भित्तियाँ। तो अब बताओ गहरे समुद्र के अलावा क्या उत्तर हो सकता है आपका, वहीं पर जो है लाइट सबसे कम जाएगी, तो वहाँ उत्पादक जो है कम चीज़ें बना पाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा आपका डीप ओशियन। प्रकाश की कमी के कारण गहरे समुद्र में उत्पादकता न्यूनतम होती है। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर किन 3 मंडलों के मिलन से बनता है। ध्यान रखें, जैव मंडल बनता है आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जहाँ पर जीवन संभव होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए तीनों चीज़ें होनी जरूरी हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को जैव विविधता का खजाना कहते हैं? तो बताओ, थार के मरसल को कहेंगे क्या? वहाँ जैव विविधता मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी क्या? मतलब वहाँ बहुत सारी जीव जातियाँ, मतलब जीव जंतु और वनस्पतियाँ मिलेंगी क्या? नहीं मिल सकती। तो वो तो कहाँ मिलेंगी? आपकी गंगानगर का मैदान है, या अरावली पर्वतमाला, या हाड़ौती का पठार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, नदियाँ सब यहीं से निकलती हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी आपको बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहाँ मिलेगी आपको? अरावली पर्वतमाला में। पर एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऊंचाई पर जो है जैव विविधता थोड़ी कम मिलती है और नीचाई वाले क्षेत्रों में विविधता ज़्यादा मिलती है, ठीक है। पर राजस्थान का तो स्थिति थोड़ी सी क्या है, प्रतिकूल है इन चीज़ों के मामले में। तो इसके लिए अगर देखो, खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण है, तो तृतीय में क्या आएगा? देखो पहले तो आता है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है बताओ? पेड़ पौधे, मनुष्य, या और क्या चीज़ आएगी? मतलब गाय भैंस को छोड़ो, आपका शेर या बाज, इन तीनों में से बता दो आप। तो आप प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है, उपभोक्ता पर अंडरलाइन करो, खाने वाले की बात कर रहा है, तो पेड़ पौधे नहीं खाते हैं। तो पहले सबसे पहले पेड़ पौधों को कौन खाता है? पेड़ पौधों को खाते हैं आपके हिरण, ठीक है। और मनुष्य भी आ सकता है, वैसे तो मनुष्य द्वितीय में भी आ सकता है और प्राथमिक में भी आ सकता है, क्योंकि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों पर, है ना। LDC 2024 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें तृतीय उपभोक्ता में क्या आएगा? तृतीय उपभोक्ता में आपका इंसान तो नहीं आ सकता, वो द्वितीय में आएगा। तो इसका उत्तर होगा आपका बाज और शेर। ये क्या करते हैं? उनको भी खा जाते हैं, जो मांसाहारियों को भी खाने वाले होते हैं ना, ये तृतीय उपभोक्ता है। शीर्ष में भी आ सकते हैं, इसको शीर्ष में रख सकते हैं। इसका बाद अगला क्वेश्चन है, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर तुमने अपघटक हटा दिए तो बताओ क्या होगा? तो इससे क्या होगा? खनिज चक्र रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वो क्या कर देते हैं, जो मृत जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनको क्या कर देते हैं? वो अपघटित कर देते हैं, यानी कि उनको खाकर दोबारा से प्रकृति में मिलाने के योग्य बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? खनिज चक्र रुक जाएगा। अगर वो नहीं तो पोषक तत्वों का पुनः चक्रण, रीसाइक्लिंग रुक जाएगी और मिट्टी बंजर हो जाएगी। इकोलॉजी शब्द की व्याख्या वाली पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी किसने लिखी थी? तो देखो, चार्ल्स डार्विन ने तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अर्नेस्ट हैकल, चलो आगे देखते हैं। एजी टेंसले, याद आया? टेंशन, टी से तंत्र, तो उसने क्या बताया था? पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था, टेंसले। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। रीटर मैंने बताया था, रटते किसको हैं? बच्चा क्या करता है? बच्चों शब्दों को रटता है। तो रटने से करेंगे, जो पारिस्थितिकी शब्द है, पारिस्थितिकी भूलता नहीं है, समझ रहे हो ना, तुम पे भी नहीं भूलता होगा। पारिस्थितिकी, ठीक है, यानी इकोलॉजी। तो उसका जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग किया था रीटर ने। और इकोलॉजी सिस्टम यानी तंत्र का प्रयोग किया था टेंसले ने। तो इसका डार्विन ने उत्परिवर्तन का किया है, तो अर्नेस्ट हैकल ही होना चाहिए इसका उत्तर। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1866 में हैकल ने इस पुस्तक में इस विज्ञान की विस्तृत व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अंतर्गर्भाशयी संरक्षण क्या है? RAS प्री में पूछा था क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, तो समझो। देखो, वनस्पति उद्यान है, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण है, बीज बैंक बनाना है, चिड़ियाघर में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संसार का सबसे छोटा बायोम कौन सा है? जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं बेटा, वायुम क्या होता है? वायुम वो होता है जहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों का ऐसा समुच्चय जहाँ पर जीवन संभव होता है, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर होगा? सवाना में होगा, उष्णकटिबंधीय वर्धमान में होगा, रेगिस्तान में होगा, टुंड्रा में होगा तो सब जगह पर। लेकिन सबसे छोटा पूछा है उसने, तो सबसे ज़्यादा विविधता और सबसे जीव जंतु सबसे कम और वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा कम कहाँ पाई जाएंगी बताओ? आपको लग रहा होगा रेगिस्तान में, है ना। रेगिस्तान का मतलब आपके दिमाग में एक विचार आता होगा रेत ही रेत, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में अगर तुम देखोगे तो 60% रेगिस्तान बताते हैं, मरुस्थल बताते हैं। तो उसके अंदर आप देखो पेड़ पौधे बहुत हैं, ऐसी बात नहीं पेड़ पौधे नहीं है। तो सबसे कम जो है वो टुंड्रा, यानी कि जहाँ बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ पूरा जगह है, तो वहाँ वनस्पतियाँ और जो है बहुत छोटे रूप में या बहुत कम होती हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए डी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्षेत्रफल और विविधता के मामले में यह अन्य विशाल वायुओं की तुलना में छोटा और विशिष्ट है। स्वयंपोषी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? स्वयंपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पादप प्लवक, ये पानी के अंदर पाए जाने वाले वो पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। नील हरित शैवाल, तो नील हरित शैवाल ये भी बनाते हैं ना। अच्छा, अमरबेल क्या है? एक पेड़ पौधा होने के बावजूद भी ये क्या करता है? अमरबेल कसकूटा जो होता है दूसरों पर डिपेंड रहता है। तो ये इसका उत्तर हो सकता है। पहले लास्ट वाला देखो, हरे पौधे, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका सी हो जाएगा इसमें, कसकूटा। यह एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों से पोषण लेता है, खुद नहीं बनाता है। पर्यावरण में लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में CO2 का स्तर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखो, CO2 जब भी बढ़ेगी तो समझो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो तापमान बढ़ेगा। तापमान है कहीं? अच्छा, तापमान में कमी बता रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मतलब ही होता है तापमान में वृद्धि। ओजोन परत का मोटा होना, मोटी क्यों होगी भाई? वो तो घटेगी और पतली होगी। ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन बढ़ेगी क्या CO2 बढ़ने से? कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक ही उत्तर जाता है इसका, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो इस तरह से हमने पढ़ा इसमें से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में आंसर दें, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है, ठीक है। और ये भी बताना है कि सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? LDC 2018 में पूछा गया था। तो बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आकार की, वर्ग की, आनुवंशिकी, या फिर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। यानी कि इकोलॉजी में जीव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ध्यान दें, शब्द की बात कर रहा है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आपके अर्नेस्ट हैकल, रामदेव मिश्रा, रीटर या एजी टेंसले। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें, बताओ क्या होगा?
उत्तर हो जाएगा आपका रीटर। रीटर ने क्या किया था, सबसे पहले इकोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। और रामदेव मिश्रा कौन है, रामदेव मिश्रा वो हैं जिन्होंने भारत में जो है इनको पारिस्थितिकी के लिए जनक माना जाता है इनको। तो चलिए हम लगा देते हैं निशान रीटर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, ये पूछा था सीईटी 2024, कनिष्ठ लेखाकार 2016, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका उत्तर जैसे कि अभी बात कर चुके हैं हम, रामदेव मिश्रा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपने ध्यान दिया एक बात पर कि पहले तो था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो तो आपका रीटर था, लेकिन यहाँ पे तंत्र शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका डार्विन, ओडम, हैकल या एजी टेंसले। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एजी टेंसले, याद रह जाएगा आपका। टेंसले से याद रख लेना, देखो तंत्र आ जाए तो समझो टेंसले, तंत्र वर्ड नहीं आए तो समझो रीटर। ओके, शब्दों को कौन रिपीट करता है, बच्चा रिपीट करता है ना, रिपीट है रीटर, लेकिन तंत्र आ जाए तो टेंसले, एजी टेंसले, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1935 में इन्होंने क्या किया था, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए, 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक में क्या आते हैं, सभी सजीव आ जाते हैं, और अजैविक घटक में सभी निर्जीव चीजें आ जाती हैं। पता ही होगा आपको, जैविक घटक यानी कि जीवित में कौन कौन है, पेड़ पौधे और मनुष्य आ जाते हैं मुख्य रूप से, सभी जीव जंतु भी आ जाते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक में कौन से आएंगे आपके, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पहाड़, समुद्र, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी आपके, अजैविक घटक में। तो बताइए, जंतु, जीवाणु, पादप या वायु। तो सबसे दिखाई दे रहा है अलग, वायु, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सोर्स है। तो बताइए आपका ऊर्जा का सोर्स क्या होगा। ऑप्शन है आपके आरएनए, डीएनए, एटीपी या सूरज की रोशनी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका, सूरज की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव क्या है, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। बताइए किसका होगा। एलडीसी 2018 में पूछा है और स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा है। तो ध्यान रखना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। ऊर्जा मिलती है हमको कैसी, सूरज से, सीधी। तो याद रखेंगे आप, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा। और ये भी ध्यान रख लो कि ज्यादातर पिरामिड कैसे होते हैं आपके, उल्टे होते हैं, ऊर्जा को छोड़कर। नेक्स्ट देखिए आपका, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो जब वृक्ष की बात हो तो वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, उल्टा पिरामिड होता है, उल्टा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो ये होता है एक दिशीय। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक दिशा में बहती है। और ये भी पता होगा आपको कितने परसेंट होती है, हर बार केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ये किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। और 90% ऊर्जा जो है एक उपभोक्ता के द्वारा एक स्तर में क्या कर ली जाती है, उपभोग कर ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, 10% का नियम किसने दिया था। आ गया क्वेश्चन, नहीं किसने दिया, किससे संबंधित है। तो सबको पता है, ऊर्जा का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। देखो 3 क्वेश्चन आ गए हैं। पहला तो था पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी जो है शब्द किसने प्रयोग किया था, तो वो रीटर था, ठीक है। शब्द कौन रटते हैं, बच्चे रटते हैं मतलब रीटर। और जब मैंने बात कही थी पारिस्थितिकी तंत्र, तो ता से याद रखना था आपको, कौन, टेंसले, एजी टेंसले। अब आया है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसमें आ जाएगा आपका, देखो हमें क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो वैरायटी क्या चाहिए, वैरायटी, रोज हमको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो वॉल्टर जी रोजन, इसका याद रह जाएगा आपको, तो ये होगा आपका रोजन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। बताओ क्या बताओगे, वन, घास के मैदान, सागर या मरुस्थल। देखिए वैसे भी आपको पता ही होगा, समुद्र क्या होते हैं, धरती पर कितने पानी है, 3/4 हिस्से पर पानी है। तो इसलिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये भी कौन सा होगा, घास का। क्योंकि जितना बड़ा पारिस्थितिकी उसका जो तंत्र होता है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल। क्यों होता है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर दें, लास्ट में मैं बताता हूं आपको। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट कहलाती है। तो क्या कहलाई होता है क्रियाशील इकाई प्रकृति की, पर्यावरण, जैवमंडल, पारितंत्र या वायुमंडल। तो आपका आ जाएगा उत्तर इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। सभी क्रियाओं की क्या होती है, इसमें सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार अधिकतम होता है, तो ये बताओ क्या होगा, भार की बात कर रहा है ये, झील है, वन है, तालाब है या घास भूमि है। तो सबसे ज्यादा भार होता है वनों का। किसका होता है, वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है। तो तालाब की बात हो रही है या पानी की कभी भी बात हो तो आपका उत्तर होगा पादप प्लवक। क्या हो जाएगा, पादप प्लवक, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन का अर्थ क्या होता है। जैविक आवर्धन
बायोमैग्निफिकेशन, तो बताइए ऊर्जा का बढ़ना होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होती है या जीवों का विकास होता है। तो जैविक आवर्धन का मतलब होता है प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। आप एक शब्द और पढ़ेंगे, जैव आवर्धन भी पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब होता है हम प्रकृति में क्या करते हैं, चीज़ों को उपभोग करते रहते हैं, हर कोई करता है। तो उपभोग करते करते क्या होता है, उन जो उत्पादक चीज़ें हैं उनकी जो है हम जब उनको खाते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर कार्बनिक पदार्थ या विषाक्त चीज़ें धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, स्टोर होती रहती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है। तो बताओ समुद्र के किस में होता है। तो देखना है इसमें तीन स्टेज होती हैं। एक तो है यहाँ पर यूफोटिक, नेरिटिक, एक होती है इंटरटाइल और एक होता है एफोटिक। तो जो सबसे कम की बात कर रहा है ना, प्रकाश मंद कहाँ होता है, जहाँ प्रकाश लगभग पहुँचता ही नहीं है, तो वो होती है अवस्था एफोटिक, जहाँ पर प्रकाश पानी के अंदर पहुँच ही नहीं पाता है, वहाँ पर रहने वाले जीवों की बात कर रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। तो ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा था। झील है, नदी है, खेत है, वन है। तो कृत्रिम की बात कर रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल की बात कर रहा है। झील भी हो सकती है, नदी तो नहीं होगी। खेत क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल खेत हो जाएगा, क्योंकि खेत को बनाता है इंसान। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो भारत की जो जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा हिमालय में मिलती है। हिमालय में भी कौन से हिस्से में, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे तो सबसे, भारत की जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो पश्चिमी घाट में मिलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, अरे एक मिनट सेकेंड, ये हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सुरमा घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी और शांत घाटी, केरल। जैसा कि मैंने बताया पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग शांत घाटी भी कहाँ है, आपकी केरल में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, साइलेंट वैली भारत का प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र है। जलीय पर्यावरण में पादप अनुक्रमण का प्रथम चरण है। तो पादप अनुक्रमण का, जलीय की बात कर रहा है देखो फिर से, तो फिर आपका देखो पादप प्लवक चरण बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डी आपका पादप प्लवक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक होता है। तो कोई भी जलीय पारितंत्र होता है उसमें उत्पादकता का सीमा कारक कौन होगा, आपका प्रकाश होगा। पानी की गहराई में प्रकाश की कमी से उत्पादकता प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है कहलाता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, जाति, यानी कि स्पीसीज। एक ही जाति के जीव आपस में प्रजनन कर संतति उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारितंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं। तो जल की बात करें ना, तो आपका जल में क्या होता है, कवक और शैवाल, या जीवाणु या कवक, शैवाल जीवाणु। तो बताओ पहले आप आंसर करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु व कवक, बी ऑप्शन। बैक्टीरिया और फंगस मुख्य अपघटक होते हैं। बायोम किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। तो ये पूछा था स्टेनोग्राफर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव मंडल बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई क्या है। जैव मंडल की बात कर रहा है, जैव मंडल की सबसे छोटी इकाई स्थल मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र। आपका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। निम्न में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो जैसा कि आपको बताया था पहले ही, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। कथन ए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, बिल्कुल सही बात है। और ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था, तो ये बात भी सही है। तो आपके दोनों ही कथन कैसे हो जाएंगे, सत्य, सी। इस तरह आपने देखे, हमने ये टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया है। मैं समझता हूँ ज़्यादा तो नहीं कह रहा, पर मैंने 90% क्वेश्चंस को इसमें, जो पीवाई के क्वेश्चंस दिशा की जो बुक आती है उसके सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।